बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, इससे पहले हमने टेक्सचुअल डेटा पर पाइथन में काम किया था और हमने जो काम किया था वो प्योरली डॉस एनवायरनमेंट में था। यानी हमने डॉस कमांड के ऊपर पाइथन को स्टार्ट करके पाइथन में काम किया था। इसका मकसद ये था कि हम ये देख सकें कि पाइथन में डॉस प्रॉम्प्ट के ऊपर किस तरह से काम किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि पाइथन में जुपिटर नोटबुक को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और नोटबुक में किस तरह से काम किया जाता है। तो आइए, ये आपके सामने स्क्रीन पर एक जुपिटर नोटबुक खुली हुई है। हम इस सबसे पहले इस नोटबुक का नाम चेंज करते हैं ताकि आइंदा कभी हम जब अपने फोल्डर में जाके अपनी नोटबुक को देखना चाहें तो हमें नाम से उस नोटबुक को पहचानने में और उसको खोलने में आसानी हो। इसका नाम रखते हैं वर्किंग विद नंबर डेटा। राइट, वर्किंग विद नंबर डेटा के नाम से हमने अपनी शीट बना ली है। अब हम आपको बताते हैं कि पाइथन में नंबर डेटा में किस तरह से काम किया जाता है। नंबर डेटा वो होता है कि जिसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व हो। तो न्यूमेरिकल डेटा के साथ हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और उसके साथ साथ कंपैरिजन ऑपरेटर्स पर भी काम किया जा सकता है। तो आइए हम अपने काम का आगाज़ करते हैं। आगाज़ से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसे जैसे हमारा ये सेशन आगे बढ़ता रहेगा, पाइथन में आपके लिए और बहुत सारी दिलचस्पियाँ सामने आना शुरू हो जाएंगी। और पाइथन जितना आसान है उतना ही ज़्यादा दिलचस्प भी है। कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस करें, बार बार चीज़ों के ऊपर काम करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। अगर कोई मुश्किल होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके उन तमाम सवालों के जवाब दे सकूँ। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम नंबर डेटा के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं और उन वेरिएबल्स के अंदर डेटा डेटा डिफाइन करते हैं। देखिए, नंबर डेटा में दो किस्म का डेटा अवेलेबल होता है, नंबर वन इंटीजर एंड नंबर टू फ्लोट। इंटीजर डेटा उस डेटा को कहते हैं जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स ना हो, और फ्लोट डेटा वो होता है जिसके अंदर हमारे पास इंटीजर के साथ साथ फ्लोट डेटा यानी कि पॉइंट्स, या आप यूँ कह लें कि उसमें डेसिमल पोजीशंस भी अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक ये नंबर है 123, ये नंबर इंटीजर है और इसी नंबर को अगर मैं इस तरह से डिफाइन कर दूं तो ये फ्लोट कहलाएगा। जिस तरह हमने टेक्स्ट डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर किया था, उसी अंदाज में हम इस नंबर डेटा को भी एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। फर्ज करें a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। हमने ये दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, हमारा ये सेल एग्जीक्यूट हो चुका है और इसमें कोई एरर नहीं है। अगर एरर होता तो हमें सामने नज़र आ जाता। अब हम प्रिंट करके चेक करते हैं कि व्हाट इज़ ए एंड व्हाट इज़ बी। प्रिंट ए इज़ 2। अगर मैं कहूँ प्रिंट बी, तो बी में क्या हमने स्टोर किया था, बी में हमने स्टोर किया था 3, तो बी 3 है। जिस तरह से हमने टेक्सचुअल डेटा में काम करते वक्त ये पाइथन से पूछा था कि बताओ इस वेरिएबल की टाइप क्या है, तो इसी अंदाज में हम नंबर डेटा के साथ काम करते वक्त भी ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है इसमें किस किस्म का डेटा स्टोर्ड है। तो मैं वही टाइप फंक्शन इस्तेमाल करते हुए प्रिंट टाइप ए, इट इज़ एन इंटीजर नंबर, प्रिंट टाइप बी, इट इज़ आल्सो एन इंटीजर नंबर। इसी तरह से अगर मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करूं जिसका नाम हम सी रख लेते हैं, सी इक्वल टू 3.2, फिर दोबारा इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम पूछते हैं कि सी की टाइप बताओ क्या है। प्रिंट
टाइप सी। अब ये मुझे क्या बताएगा, ये बताएगा कि ये जो सी है ये फ्लोट टाइप का डेटा है, यानी इसमें डेसिमल पोजीशन भी मौजूद हैं। अब हमें अगर दो नंबर्स को आपस में जमा करना हो, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, प्रिंट ए प्लस बी, तो इसका क्या रिजल्ट आपको सामने आता है, 5। ए के अंदर बी को ये प्लस करता है। अच्छा गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ जो कि बहुत दिलचस्प है और बहुत अच्छी भी है पाइथन में। किसी भी और लैंग्वेज में या किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर में जब हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं तो हमें वेरिएबल्स को डिफाइन करने के साथ साथ उस वेरिएबल की डेटा टाइप भी बतानी पड़ती है, और ये भी बताना होता है कि इस वेरिएबल की लेंथ कितनी होगी, हम इसमें कितना डेटा स्टोर करना चाहते हैं। लेकिन पाइथन में ये बहुत बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल है कि जिस टाइप का डेटा आप किसी वेरिएबल में डिफाइन कर दें, हमें ना तो इसकी टाइप बतानी होती है, ना इसकी लेंथ हमें डिफाइन करने की ज़रूरत होती है। पाइथन खुद पहचानता है कि ये डेटा किस किस्म का है। मैंने सिर्फ इसको ये कहा कि a इक्वल टू 2, जब मैंने प्रिंट किया उसकी टाइप, तो इसने मुझे बता दिया कि ये a जो है ये इंटीजर है। इसी अंदाज में जब मैंने इससे कहा कि c की मुझे टाइप बताओ, तो इसने कहा कि c फ्लोट है। अगर इसी तरीके से ये कोई टेक्स्ट होता, एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं d इक्वल टू 2। अभी देखिए मैंने वही 2 डिफाइन किया है, 2 एक नंबर है लेकिन मैंने उसको सिंगल कोट्स में डिफाइन किया है। अब अगर मैं इसको अपने सेल को रन करूं और अब पाइथन से पूछूं कि बताओ डी की टाइप क्या है, तो अब ये मुझे क्या जवाब देता है, ये कहता है ये स्ट्रिंग है। ये पहचानता है कि अगर सिंगल कोट्स में कोई चीज़ है तो वो स्ट्रिंग है, उससे उसके साथ कोई किसी किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर इसी को मैं विदाउट कोट्स दे दूं तो तो पाइथन इसको बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है कि ये नंबर है और यूज़र इसके ज़रिए कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहता है। तो ये एक इसके अंदर बहुत बड़ी फैसिलिटी है। मैंने दो नंबर्स को जब प्लस किया तो इसने मुझे बताया कि इसका रिजल्ट सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 5। इसी तरह से अगर मैं डी के साथ एक ई नाम का वेरिएबल ले लूँ 3, और मैं इस सेल को दोबारा एग्जीक्यूट कर दूँ, तो डी और ई दोनों को स्ट्रिंग समझेगा। जिस तरह से ये डी को इसने मुझे बताया था कि स्ट्रिंग है, अब इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि ई क्या है, तो ये मुझे बताता है ई भी स्ट्रिंग है। अगर मैं इन दोनों को डी और ई को प्लस करना चाहूँ, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हमने ए और बी को प्लस किया था, तो देखिए अब क्या होता है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो मेरे पास जवाब मुझे मिलता है 23। 23 इज नॉट द आंसर ऑफ 2 प्लस 3। चूंकि ये टेक्सचुअल डेटा है, टेक्सचुअल डेटा में जब हम प्लस साइन यूज़ करते हैं तो वो प्लस साइन पाइथन उस टेक्स्ट डेटा को कॉन्केट करने के लिए यूज़ करता है, ना कि उसको प्लस करने के लिए। इसी तरह से डी में जो वैल्यू थी स्टोर 2, वो उसने 2 प्रिंट कर दिया, ई में जो कुछ था वो उसने प्रिंट कर दिया, इसलिए हमें ये नज़र आ रहा है 23। लेकिन अगर इसी नंबर को जिसको हमने एज अ स्ट्रिंग स्टोर किया है, हम इसको स्टिल वी वांट टू ऐड दीज टू वेरिएबल्स, तो बजाय इसके कि हम इसको इस तरह से लिखें प्रिंट डी प्लस ई, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं प्रिंट आई एन टी डी प्लस आई एन टी ई। अब हम इससे ये कह रहे हैं कि डी में जो कुछ है पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, और ई में जो कुछ है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, और फिर उसके बाद इस पर प्लस ऑपरेशन को परफॉर्म करो। तो अब हमें क्या रिजल्ट मिलता है, अब हमें रिजल्ट मिलता है 5। तो हम टेक्स्ट के तौर पर डिफाइन हुए हुए नंबर डेटा को पाइथन के अंदर एक फंक्शन की मदद से, जिसको आईएनटी कहते हैं, एक फंक्शन की मदद से नंबर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। नंबर में ट्रांसलेट होने के बाद अब इनकी वो प्रॉपर्टी नहीं रही जो कि टेक्स्ट डेटा की होती है, अब इसकी प्रॉपर्टी नंबर डेटा हो गई है। तो अब इसने हमें प्लस करके दिया है 5। इसी अंदाज में हम दो नंबर्स को माइनस भी कर सकते हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दो नंबर्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम
बी डिवाइड बाय ए। 2 को अगर 3 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिजल्ट आता है? 1.5। अभी देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो फ्लोट है। अब मैं इसका रिजल्ट अगर किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर लूँ, फॉर एग्जांपल z इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए। अब देखिए स्क्रीन पे मेरे पास कुछ प्रिंट नहीं हुआ, जो भी कुछ रिजल्ट आया वो z में स्टोर हो गया। अब अगर मैं z को प्रिंट करूँ, प्रिंट z, तो पाइथन मुझे जवाब देता है 1.5, वही जवाब जो कि इस सेल के एग्जीक्यूट होने पर हमें मिला था। अब मैं ये अगर मालूम करूं कि z की टाइप क्या है, तो मुझे ये आंसर मिलेगा कि z जो है ये फ्लोट है। तो ये होता है वेरिएबल्स में डेटा को स्टोर करना, और फिर उसके बाद दो वेरिएबल्स को अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट हो वो किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर किस तरह से किया जाता है, उसकी टाइप किस तरह से चेक की जाती है, तो हम इस तरह से करते हैं। पाइथन में एक और चीज़, एक और फंक्शन आपको अवेलेबल होगा जिसको हम डबल स्लैश साइन के साथ परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट बी डिवाइड बाय ए। यही ऑपरेशन जो हमने सिंगल स्लैश के साथ अब परफॉर्म किया था और उसका आंसर हमें 1.5 मिला था, अगर मैं इसी ऑपरेशन को डबल स्लैश के साथ परफॉर्म करूं तो अब हमें क्या जवाब मिलता है? अब हमारे पास आंसर आता है 1। ये डबल स्लैश यूज होता है जब हमें फ्लोर डिवीजन करनी हो। फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है कि पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर के बाद डेसिमल जो आता है उस डेसिमल को हज़फ कर देता है। डेसिमल को ओमिट करने के बाद उसकी लिस्ट वैल्यू हमें प्रिंट करके दे देता है। यानी ये समझ लें कि अगर किसी कैलकुलेशन का आंसर हमारे पास 1.5, 1.6, 1 समथिंग आता है, तो ऐसी सूरत में पाइथन डेसिमल के बाद वाली सारे नंबर्स को भूलकर इंटीजर नंबर प्रिंट करके दे देता है। इसी अंदाज में अगर मुझे एक्सपोनेंट मालूम करना हो, तो एक्सपोनेंट मालूम करने के लिए प्रिंट बी डबल मल्टीप्लाई बाय ए। अब देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है। एक्सपोनेंट यानी स्क्वायर मालूम करना हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 टाइम्स, तो इस 3 3 ज़ा 9। ये डबल एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए हम एक्सपोनेंशियल वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें रिमाइंडर मालूम करना हो, जिसको मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं, तो हम रिमाइंडर मालूम करने के लिए बी परसेंट ए, रिमाइंडर मालूम करने के लिए या मॉड्यूलस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम परसेंट का साइन इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसका आंसर आया 1। ये मॉड्यूलस हम इस यूज़ करते हैं अगर हमें ये मालूम करना हो कि जो नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं वो इवन है या ऑड है। तो ऐसी सूरत में जो अगर ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है या नहीं, अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता तो यहाँ पे 1 की जगह हमारे पास रिजल्ट आता 0, राइट। इसी अंदाज में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ साथ कंपैरिजन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये मालूम करना हो कि क्या ए बराबर है बी के, तो डबल इक्वल टू का साइन इस्तेमाल किया जाता है। कंपैरिजन ऑपरेशन में डबल इक्वल टू इस्तेमाल किया जाता है, और अगर मैं सिंगल इक्वल टू लगाऊं तो इसका मतलब होगा कि मैं किसी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। सिंगल इक्वल टू यूज़ होता है एज असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल टू यूज़ होता है एज कंपैरिजन ऑपरेटर। अब देखिए इसको रन करते हैं। मैं ब्रेसिस लगाना भूल गया। पाइथन 3 में प्रिंट के साथ ब्रेसिस लगाने लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट एज अ फंक्शन यूज़ होता है। देखिए ये मेरे पास आंसर आया फॉल्स। इस किस्म के कंपैरिजन ऑपरेशन का जितना भी रिप्लाईज आपके पास आएंगे वो तमाम के तमाम बुलियन टाइप के होंगे। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। तो ए क्योंकि बी के बराबर नहीं है इसलिए इसका जवाब हमें मिलता है फॉल्स।
इसी तरीके से हम जो मज़ीद ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म कर सकते हैं वो ये हैं। ये बाकी ऑपरेशंस आप ख़ुद परफॉर्म करके इसको चेक कीजिएगा। ये सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से जो अर्थमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं वो ये हैं। ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, ये हम नंबर डेटा के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरह से जिस तरीके से DIR का फंक्शन था, जो कि हम किसी वेरिएबल के साथ, स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ यूज़ कर रहे थे और हमें पाइथन ये बताता था कि हम इस पर कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं। प्रिंट DIR ए के साथ बताओ कि मैं कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो ये तमाम फंक्शंस हैं जो कि हम नंबर डेटा के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इनको ज़रा चेक कीजिएगा। इनको छोड़कर, जिनके साथ डबल अंडरस्कोर लगा हुआ है, इनको छोड़कर आप ये जो सिंपल लिखे हुए हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया, इनको आप चेक कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये इंट्रोडक्शन था हमारा कि हम नंबर डेटा के साथ पाइथन में किस तरह से काम कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे लिस्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर पाइथन में किस तरह से काम होता है। उसके बाद हम जाएंगे सेट्स और टपल्स की तरफ। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिक्शनरी के मुतालिक। कोई भी सवाल हो, कोई भी मुश्किल हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन बच्चियों के साथ जो पाइथन सीखना चाहते हैं और इस फील्ड में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लिस्ट के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो मिस की है तो उसको ज़रूर देखिए। टेक्स्ट डेटा के साथ किस तरह से काम किया जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारी पिछली वीडियो को सजेस्टेड वीडियोस के लिंक में भी देख सकते हैं।